Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn the chapter of class 12 biology that is human reproduction. आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्लेसेंटा। हम लोग आज जानेंगे प्लेसेंटा होता क्या चीज है। सबसे पहला सवाल तो यही होगा और उसके बाद प्लेसेंटा बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कैसे होता है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। प्लेसेंटा का क्या यूज है ये भी हम लोग आज की क्लास में जान लेंगे। तो शुरू करें बात को। आइए चलिए, मैंने एक फोटो बना रखी है। तो मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का बहुत ही गिला शिकवा रहता है कि फोटो आप पहले से बना देती हैं। बेफिक्र रहो, मैं ये फोटो तुम्हारे सामने फिर से बनाकर दिखाऊंगी और बाकी फोटोज मैं तुम्हारे सामने ही बनाने जा रही हूँ। खुश? चलो आओ पढ़ते हैं, टॉपिक शुरू करें। देखो, प्लेसेंटा के अंदर सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले बात शुरुआत से करते हैं। कुछ बातें पहले वाली भी और कुछ नई बातों को जोड़ करके बताना शुरू करती हूँ। तुमको याद होगा पिछली क्लास जो हमने कवर करी थी, उस क्लास में मैंने तुमको बता रखा था कि इम्प्लांटेशन हो चुका था। याद है? इम्प्लांटेशन जो है वो आपको जो हुआ था उसको थोड़ा सा और अगर पहले जाते हो तुम तो तुम्हें याद होगा कि जाइगोट बन गया था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, जाइगोट बना था और जाइगोट एक वन सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर को शो करता है, सिंगल सेल होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना जरा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये है सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसको तुम जाइगोट बुलाते हो। ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा टू सेल्ड स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा टू सेल्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर ये आगे चल करके वापस कन्वर्ट हो जाएगा फोर सेल्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसको ऐसे बना लो, फोर सेल आसानी से हो जाएगा फोर सेल्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड देन फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा फोर से 16 सेल्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। 16 सेल इसके भीतर बनाना है। 16 सेल्स तो बन नहीं पाएंगे लेकिन हाँ मान लेंगे यहाँ पर फिलहाल ये, ठीक है, 16 सेल्ड है। सिक्सटीन सेल्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। तुमको बताया था कि जो जाइगोट होता है उसका बाकी सारी जो स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी साइड की, उसके आगे पीछे जो स्ट्रक्चर पड़ी होती है जैसे कि कोरोना रेडिएटा हो गया, ये सब डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन जोना पेलोसिडा स्ट्रिक्ट उसके साथ स्टिक रहता है, उसके साथ स्टिक रहता है, चिपका हुआ रहता है, ठीक है। अब जोना पेलोसिडा ऐसा क्यों करता है भाई? तो जोना पेलोसिडा ऐसा इसलिए करता है, तुमको बताया था मैंने कि उसको पोलिस पर्मी से बचाना है जाइगोट को, पीछे वाली क्लास में डिस्कस किया था मैंने। तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जोना पेलोसिडा लगा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाने के लिए मैं इस चीज को ड्रॉ कर रही हूँ, वरना अभी मुझे जोना पेलोसिडा का यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे वाली क्लास में तुमको दिखा दिया था कि जोना पेलोसिडा का लाइसिस हो चुका है और फटने के बाद इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ के लिए कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि मैं वहां बनाया था यहाँ नहीं बनाया, आपने इसलिए बना दिया है, ठीक है। जोना पेलोसिडा बना हुआ है, आगे चल करके हटा भी दूंगी मैं इसको। फिर देखना यहाँ पे भी ऐसे जोना पेलोसिडा बना हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जोना पेलोसिडा स्टिल ऐसे बना रहेगा और ये कब तक बना रहता है बताया था पिछली क्लास में, जब तक इम्प्लांटेशन हो नहीं जाता तब तक ये जोना पेलोसिडा इसी के साथ इंटैक्ट रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ताकि ये पोलिस पर्मी से बचा सके। और साथ में एक और इसका काम था, क्या गाइड करता था ये, है ना। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है 16 सेल्ड स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को या ये 2 सेल्ड 4 सेल्ड जो भी बन रहा है और जो फाइनली बन के आएगा क्या है वो ब्लास्टोसिस्ट है, उसको गाइड करता है क्या करने में, सही जगह पे इम्प्लांट होने में। समझ रहे हो बात को? तो ये जो 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बना है इसका पहले नाम लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, बताना जरा। ये वन सेल्ड स्ट्रक्चर है, बोल सकती हूँ मैं इसको वन सेल, ठीक है। वन सेल्ड स्ट्रक्चर नहीं लिखती हूँ, लंबा हो जाएगा, है ना। 2 सेल स्ट्रक्चर है ये 4 सेल स्ट्रक्चर है, ये 16 सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो 16 सेल्ड स्ट्रक्चर है इसको आप, इस 16 सेल्ड स्ट्रक्चर को आप मोरूला कहते हो, याद है। 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर को मोरूला कहा जाता है, तो ये मोरूला है, सही है क्या? चलो अब ये चेंज हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में, अब ये और डिवीजन करेगा 100th ऑफ सेल और उससे भी ज्यादा सेल्स बनाएगा एंड फाइनली ये चेंज हो जाएगा, देखना जरा यहाँ पर, ये चेंज हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। और मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट बनते बनते करीबन 5th डे आ जाता है, ठीक है, 5th डे आ चुका है। तो ब्लास्टोसिस्ट जरा बना लेते हैं, आओ जरा देखना।
यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ये जो सेल्स बनी हुई हैं, इतनी सारी जो सेल्स हैं, ये सेल्स दो पार्ट में, ये दो पार्ट में बट जाएंगी, दो जगह पे अलाइंड हो जाएंगी, ठीक है। तो जो सेल मास ऊपर की तरफ अलाइंड होगा, जो सेल मास इस तरह से पेरिफेरी डिजाइन करेगा, देख रहे हो, जो सेल मास पेरिफेरी को डिजाइन करेगा, उस सेल मास को आउटर सेल मास कहते हैं। और जो अंदर वाले हिस्से को डिजाइन करेगा, इसका कलर अलग कर देती हूं मैं, जो अंदर वाले हिस्से में बैठेगा, देखो ये हो गया है ना। अब इसका नाम लिख लिया जाए जरा। जो बाहर वाले जो सेल हैं, ठीक है, उनको बुलाते हैं आउटर सेल मास, आउटर सेल मास, ठीक है, या फिर ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। जबकि जो अंदर की तरफ सेल मास है उसको बुलाते हैं इनर सेल मास, ठीक है, या फिर इम्ब्रियोब्लास्ट, इम्ब्रियोब्लास्ट। देख सकते हो, अब ये जो इम्ब्रियोब्लास्ट बना हुआ है, जो अंदर की तरफ सेल बना हुआ है, एक्चुअली ये इसका नाम ही इम्ब्रियोब्लास्ट है, मतलब आगे चल करके इसको ही इम्ब्रियो डेवलप करना है। जो बेबी का बॉडी है वो एक्चुअली इसी सेल से डिजाइन होगा, इसी सेल से बनेगा। जबकि ऊपर का जो ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा बनाने चला जाता है। बस तुम जानोगे प्लेसेंटा बनता कैसे है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आउटर सेल मास, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट और इम्ब्रियोब्लास्ट। और ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो कैविटी है, इसको बुलाते हैं, इसको ऊपर लिख देती हूं मैं, इसको बुलाते हैं ब्लास्टोसील। एक सेकेंड, ब्लास्टोसील बुला लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी आपको इसी तरीके से जोना पेलिसिडा का लेयर नजर आएगा, ठीक है। ये बहुत करीब से जुड़ा हुआ रहता है, मैं तो इसे दूर बना दे रही हूं, ठीक है। इस तरह से एकदम से इंटैक्ट रहता है, एकदम जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये चीज हो गया। आई थिंक तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है क्या। तो ये चीज आपका हो गया स्ट्रक्चर, जो कि, और इस स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं हम लोग, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बुलाते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा डे चल रहा है, डे करीबन करीबन 5 चल रहा है, 5th डे हो चुका है ना। मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उस दिन से 5वां दिन हो चुका है और ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर तैयार है तुम्हारा। क्लियर है क्या। ये सब बात किया हुआ भी था हम लोग का, है ना। मैं वापस बता रही हूँ ताकि प्लेसेंटा को समझाना मेरे लिए आसान है। अब ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में इम्ब्रियोब्लास्ट लगा है, जिस साइड पर इम्ब्रियोब्लास्ट लगा हुआ है, उसी साइड से ट्रोफोब्लास्ट, जो ये तुम्हारा ब्लैक वाला सेल दिख रहा है तुमको, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल डिवीजन करना, सेल डिवीजन तो चारों तरफ से शुरू होगा, लेकिन इस तरफ के सेल्स जो है वो अलग डिजाइन पकड़ेंगे, ठीक है। और इम्प्लांटेशन इसी वाले रीजन से होता है, जिस तरफ से इम्ब्रियोब्लास्ट लगा हुआ होता है उसी हिस्से को ले जाकर के सबसे पहले वहां पर एंडोमेट्रियम के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो मैं उसको बनाना शुरू करती हूँ। मुझे ये वाली फोटो मिटानी पड़ेगी, ठीक है। ये फोटो तो लास्ट में समझाना है मुझे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगी, साफ करूंगी। शुरू करूँ बात को, तो आगे शुरू करते हैं, देखना जरा। अब देखो, जो यहाँ पर मैंने बनाया था 5th डे को, है ना, जो आपका तैयार हो गया था ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर, उसके अंदर अब चीजें होने वाली हैं, समझना जरा क्या होगा यहाँ पर, देखना। ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर सेल मास जिसको आप बुला लेते हो, ठीक है। और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल डिवीजन करेगा, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल डिवीजन करेगा और सेल डिवीजन करके अपने सेल्स के नंबर को बढ़ाएगा। यहाँ पे बहुत सारा सेल डिवीजन होगा, ऐसे सेल डिवीजन करेगा, चारों तरफ से करेगा, ठीक है। सेल डिवीजन करेगा, मैं बनाऊंगी नहीं उसको, ठीक है। और ये सारे सेल
एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। देखना जरा, ये सेल देखो इस तरह से फ्यूज कर जाएंगे, देख रहे हो, ये सेल इस तरह से उनके बीच का जो पार्टीशन है वो फ्यूज कर गया है, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी फिर यहाँ जो और भी सेल्स बनेंगे, ऐसे और भी सेल्स बनेंगे, फिर उनके बीच में भी ये पार्टीशन पूरा फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये मास बढ़ता चला जाएगा। और देखना जरा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, सेल्स को फ्यूज करने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना चुका होगा, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियाई पड़े होंगे। बहुत सारे न्यूक्लियाई कहाँ से आए? सारे सेल के न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो चुके हैं, तो न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं और इन सेल्स के बीच का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। इसको सिंशियम प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है, इसको सिंशियम प्रोसेस कहा जाता है। और इस इवन सेक्शन को, इस हिस्से को सिंशियोट्रोफोब्लास्ट भी कहा जाता है। अब मैंने कुछ कहा था पीछे, मैंने तुमसे कहा था कि जिस हिस्से पर इम्ब्रियोब्लास्ट लगा हुआ है, देखो जिस साइड से इम्ब्रियोब्लास्ट लगा हुआ है, जिस साइड से इम्ब्रियोब्लास्ट लगा है, उस साइड की जो ट्रोफोब्लास्ट है, लेयर है, वो बेसिकली कुछ एक पर्टिकुलर शेप पकड़ने लगेंगी, ठीक है। अब देखना जरा, एक पर्टिकुलर शेप पकड़ेंगी ये किस तरह से, बाकी सारी तो ऐसे पड़ी हुई हैं, ये देखो इस तरह से एक खास तरह का शेप पकड़ना शुरू कर देंगी, ठीक है। और पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई इन सब के अंदर फैल जाएगा, ठीक है। अब इनके थोड़ा नाम जान लेते हैं हम लोग। क्या क्या नाम बता दिया मैंने, कुछ कुछ नाम बोला है, कुछ कुछ पीछे वाली क्लास में बताया है, अभी फिर बता रही हूँ। देखना, ट्रोफोब्लास्ट की सेल ने सेल डिवीजन किया, बहुत सारे सेल्स बनाए, वो सेल्स पीछे का एक दो लेयर छोड़ करके बाकी ऊपर की जितनी भी सेल्स थी वो आपस में फ्यूज कर गई। तो नीचे के जो सेल्स रह गए सेल के फॉर्म में, जिनमें कोई डिसॉल्व नहीं हुआ, जो जो कोई भी सिंथेसिस नहीं किया, तो जो सेल के फॉर्म में रह गया है उसको बुलाते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेल वाला ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और जो अपने को डिसॉल्व कर लिया, जो सेल्स आपस में डिसॉल्व हो गई, मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर बैठी, ठीक है, और अपने सेल के भीतर का जो मास है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियाई है, उसको मिक्स कर लिया जिन्होंने, उसको कहते हैं सिंशिशियो ट्रोफोब्लास्ट। नाम थोड़ा सा टफ है, आई नो, है ना, मुझे पता है ये बात कि नाम थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन क्या करोगे, बायोलॉजी में ऐसा ही नाम मिलता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा, समझो जरा, पूरा बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सिंशियोट्रोफोब्लास्ट है, क्लियर है क्या? मतलब ट्रोफोब्लास्ट, देखो जरा, इन दोनों लेयर को मिला करके मैं कह सकती हूँ कि ये ट्रोफोब्लास्ट है। अब तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखना जरा, और ये तो तुमको पहले से ही पता है, इस वाले का तुमको नाम मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये जो सेल्स हैं इनको क्या बुलाते हैं, बता दो तुम ही, एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, है ना। अभी इनमें भी डिवीजन होगा, तो ये जो है इनका नाम तो तुमको पहले से ही मालूम है, इनको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पे, इनको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, समझ रहे हो बात को। अब जो यहाँ पर देखो इस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया है, इसको विलाई कहा जाता है, ठीक है। और ये विलाई क्यों बना है, क्योंकि देखो इसके दो फायदे हैं। पहला तो विलाई के सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से अगर सोचो, अगर इस तरह से शेप पकड़ लिया है तो सरफेस एरिया बढ़ गया या घट गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मिल जाता सीधे सीधे लाइन से तो छोटा सरफेस एरिया होता, और ये इस तरीके से कुछ होकर के और तब तो सरफेस एरिया इतना इंक्रीज कर गया ना, इतना पार्ट इंक्रीज कर गया। समझ पा रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो सरफेस एरिया को बढ़ाने का एक तो तरीका है। दूसरा, किसी भी चीज को अगर इम्बेडेड होना है, गाड़ना है किसी चीज के अंदर, ठीक है, तो उसका नुकीला होना थोड़ा जरूरी है। तो इंडोमेट्रियम लेयर में जाकर के इसको धंसना है, इसमें अंदर जाकर के इम्बेडेड होना है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा तो इम्बेडेड होना इसके लिए इजी होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इसलिए भी इसने ऐसा स्ट्रक्चर पकड़ लिया, इसको विलाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे जब हायर स्टडीज में जाओगे तो पता चलेगा, इसको प्राइमरी विलस कहते हैं, लेकिन वो सब आगे का है, अभी यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो इतनी बात आई थिंक तुमको समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब इसको चलते हैं इंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इम्बेडेड करने, ठीक है, इसको इम्बेडेड करना है।
चलो अब मैं कुछ कुछ नाम मिटाऊंगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं मिटाऊंगी लेकिन ये नाम मिटा दूंगी। देखो जरा, ये है अपने पास इंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है, ये है इंडोमेट्रियम लेयर, ये इंडोमेट्रियम लेयर पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके पीछे, इसके पीछे ये मायोमेट्रियम और इसके पीछे ये पेरीमेट्रियम, इसके पीछे ये पेरीमेट्रियम, ठीक है। आओ नाम लिख लेते हैं और कुछ कुछ बातें सुनो जरा। ये है मायोमेट्रियम, पहले इसी को लिख देती हूं, और ये है पेरीमेट्रियम, ठीक है। अब देखना, ये पूरा का पूरा जो है वो है इंडोमेट्रियम, एक सेकंड रुक जाओ, ये पूरा का पूरा है इंडोमेट्रियम, है ना। अब इंडोमेट्रियम के अंदर दो लेयर होती हैं, ध्यान से सुनना, इंडोमेट्रियम के अंदर दो लेयर होती हैं। इंडोमेट्रियम में जो ये पोर्शन है और ये जो ये पोर्शन है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसका नाम होता है डेसिडुआ, डेसिडुआ फंक्शनैलिस, डेसिडुआ फंक्शनैलिस, और इसका नाम होता है डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। डेसिडुआ बेसिलिस और डेसिडुआ फंक्शनैलिस। अब डेसिडुआ बेसिलिस और डेसिडुआ फंक्शनैलिस में समझना, जो डेसिडुआ फंक्शनैलिस है एक्चुअली इम्प्लांटेशन इसी वाले हिस्से में होता है। जब हम लोग की पीरियड्स आती हैं, ठीक है, तो पीरियड्स में डेसिडुआ फंक्शनैलिस ही सिर्फ कट करके बाहर निकलता है, डेसिडुआ बेसिलिस नहीं कट के बाहर निकलता, ये एज इट इज यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। समझ रहे हो बात को? जो डेसिडुआ फंक्शनैलिस है वही तुम्हारा यहाँ पे स्लॉड ऑफ होकर के बाहर निकल जाता है, और इम्प्लांटेशन भी सिर्फ इसमें ही होता है, फंक्शनैलिस में। अगर इम्प्लांटेशन डेसिडुआ बेसिलिस तक पहुंच जाए या मायोमेट्रियम तक पहुंच जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं भाई, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाती है, यूट्रस यूट्रस निकालना भी पड़ जाता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। खैर उस पर भी नहीं जाते, वो बहुत आगे की चीज है, यहाँ पे बात को समझते हैं। तो डेसिडुआ फंक्शनैलिस तक ही आपका जो है इम्प्लांटेशन हमको कराना है। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है, ये चल के आ गया है ना। और समझना, ये बनते बनते करीबन करीबन तुम्हारा 7th डे आ गया है। डे 5th था पीछे वाला जो बनाया था मैंने, और ये डिवाइड डिवाइड होकर के, ठीक है, और ये डे 7 हो चुका है, डे 7 हो गया है, ठीक है, 7 दिन हो चुका है। और फिर इसको यहाँ आते आते तक में, ठीक है, यहाँ आते आते तक में इसको लगभग लगभग 9th और 10th डे आ जाता है, जब ये इम्प्लांटेशन होने आ रहा होता है। 9th डे और 10th डे तक इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा, ठीक है। देखना जरा, ये जो आपका यहाँ पर साइटोट्रोफोब्लास्ट है मेनली, ठीक है, और थोड़े बहुत सिंशोट्रोफोब्लास्ट भी, ये कुछ यहाँ पर खास तरह के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, मतलब प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो डेसिडुआ फंक्शनैलिस की जो सेल्स होती है उनको तोड़ देता है, रप्चर कर देता है। और उसके तोड़ने से, यहां पर देखो जरा, यहां तोड़ने से तोड़ करके और करना क्या है, अंदर ही तो जाना है ना। देखो ये इन्होंने अपना विलाई जो था वो अंदर में क्या कर दिया, डाल दिया, और बेसिकली इस तरह से घुसना शुरू कर देती हैं ये लोग, ठीक है। ये आपका सिंशोट्रोफोब्लास्ट था, ये जो मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं सेल्स को नहीं बनाऊंगी, है ना, मैं इसको इस तरह से ऐसे ही बनाऊंगी ताकि आसानी से मेरा बन जाए। समझ पा रहे हो बात को? और ये तो थोड़ा गोल कर लूं मैं, ये गोल नहीं हो रहा है, ठीक है, चलेगा, आ जाओ।
ये कुछ आपका जो है बन गया साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और जो इम्ब्रियोब्लास्ट है अंदर की, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी हैं और इन्होंने दो पार्ट में डिवीजन कर लिया है। इन्होंने दो पार्ट में क्या कर लिया है, डिवीजन कर लिया है। इनके नाम बताती हूं मैं तुमको। ठीक है, और देख सकते हो, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर अभी भी स्टिल, ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियाई है, साइटोप्लाज्म है। समझ में आ रहा है? चलो अब इसके नाम लिख लो जरा, क्या क्या नाम हो जाएगा। मैं सारा नाम नहीं लिखूंगी, सिर्फ बताऊंगी तुमको। इसको बोलते हैं सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, इसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और इसका नाम लिख दे, चलो लिख ही देती हूँ मैं, इधर आ जाओ। चलो देखो क्या लिखना चाहिए, मुझे बताओ जरा। सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसको क्या लिख लूं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और यहां देखना जरा, ये दो लेयर बना रखा है ना, इनर सेल मास जो है। इसके ऊपर वाले लेयर को, जो ये ऊपर वाला लेयर है ग्रीन वाला, इसको बुलाते हैं ईपी ब्लास्ट। कोई दिक्कत? और जो ये नीचे वाला लेयर है, ठीक है, इसको बुलाते हैं हाइपोब्लास्ट। सही है क्या, है ना। और इन दोनों को एक साथ मिला करके, इन दोनों को एक साथ मिला करके आईसीएम, इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, स्पेस कम था इसलिए आईसीएम लिख दिया, चलेगा। समझ में आया बात, है ना। तो ये तुम्हारा ये बन गया। और ये दोनों जो है पहले से बता रखा है, ट्रोफोब्लास्ट है, ये दोनों साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इम्प्लांटेशन शुरू हो चुका है, ठीक है, इम्प्लांटेशन होना शुरू हो गया। और कौन सा डे आ चुका होगा, ये इम्प्लांट होते होते ये पूरा का पूरा जो है 9th डे आ चुका है, इम्प्लांटेशन शुरू हो गया है। और 10th डे तक इम्प्लांट हो भी जाएगा, 10th और 11th डे तक आराम से इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। तो मैं डेट 10 ही लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, डेट 10 लिख लेती हूँ, इम्प्लांटेशन होने लगा है, हो जाएगा इवन, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। समझ में आया कि डेसिडुआ फंक्शनैलिस में ही इम्प्लांटेशन होता है, डेसिडुआ बेसिलिस तक इम्प्लांटेशन नहीं जाना चाहिए। बच्चे का इम्प्लांटेशन इसमें होना चाहिए, वरना इसमें होने पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, या उसके आगे बढ़ने पर तो डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ये आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। और तुम एक चीज नोट करना जरा यहाँ पे, ये जो चीजें हो रही है ना, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ये विलाई का बनना, ये सब एक्चुअली प्लेसेंटा बनने का काम हो रहा है। क्यों मैम, प्लेसेंटा कैसे आप बोल सकते कि बनने का काम हो रहा है? सोच कर देखो, मैंने तुमसे कहा था कि एक बैग होता है जिसके अंदर बेबी को रखा जाता है। प्लेसेंटा के बारे में बहुत पहले 2 दिन या 3 दिन पहले क्लास में कहा था मैंने कि प्लेसेंटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके भीतर बच्चे को रखते हैं। तो बच्चा तो इससे बनना है, ये वाला है ना एम्ब्रियोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट, इससे बच्चा बनना है। तो बेबी के आगे पीछे जितना भी ये सब लेयर बन रहा है, ये क्या चीज है? अल्टीमेटली बैग है, कवरिंग है उसके ऊपर का। तो ये कवरिंग ही एक्चुअली ये सब प्लेसेंटा का ही पार्ट है, ये सब प्लेसेंटा बनने का शुरुआत हो चुका है यहाँ पर, समझ रहे हो। और इसको बनने में करीबन करीबन 2.5 से 3 महीना लग जाएगा लगभग आपको, और 2.5 से 3 महीने में ये प्लेसेंटा जो है आपको बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये ग्रीन और रेड वाला जो सेल्स है, इसको छोड़ करके जितना कुछ भी है, ये एक्चुअली प्लेसेंटा को ही ओरिजिनेट कर रहा है, प्लेसेंटा को ही ये कहीं ना कहीं और तुमको बता रहा है कि प्लेसेंटा इंडिकेट कर रहा है कि प्लेसेंटा जो है बनने की शुरुआत हो चुकी है। आई होप तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्लियर है? ओके। अब मुझे तुमको दिखाना है, अब मैं तुमको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, अब मैं तुमको चूंकि मुझे बताना है कि प्लेसेंटा बनता कैसे है, तो मैं ये सब हटाऊंगी और प्लेसेंटा के लिए और कौन कौन से लेयर यहाँ पे बनेंगे वो मैं बना करके तुमको दिखाने वाली हूँ। सही है, तो सब साफ कर देती हूँ। चलो तो देखते हैं प्लेसेंटा को कैसे बनाना है, वो मैं बताने जा रही हूँ, सुनना जरा, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं प्लेसेंटा के लिए, वो देखो। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करूंगी, है ना। देखना, ये जो है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट,
ठीक है, पीछे ब्लैक कलर का बनाया था, यहाँ ब्लू बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे लिए आसानी हो जाए, कलर अलग रहेंगी तो पहचानना आसान होगा। तो ये आपका बन चुका है सिंशो ट्रोफोब्लास्ट। और इसके भीतर यहाँ पे, ये प्लेसेंटा वाला टॉपिक को मैं आगे शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ पे देखना ऊपर में इंडोमेट्रियम का लेयर भी है, ठीक है, याद है ना, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ था तो ये स्ट्रक्चर ही आकर के इस तरह से घुसा था, तो यहाँ पर इंडोमेट्रियम वाला लेयर होगा, तो इंडोमेट्रियम का लेयर है, ठीक है। यहाँ पे प्लेसेंटा लिख देती हूँ, पता चला भूल गया टॉपिक ही क्या पढ़ रहे हैं, है ना, तो लिख दिया है, सही है। चलो आओ देखो, तो ये इंडोमेट्रियम का वॉल हो गया, इंडोमेट्रियम का लेयर है, और ये आपको स्ट्रक्चर इम्बेडेड हो रहा है, ये पूरा मतलब होगा, ऐसा नहीं सोचना कि मैडम वहां पे अभी तो यहीं पर, ऐसा नहीं है, ये पूरा इंडोमेट्रियम लेयर होगा और ये उसके अंदर इम्बेडेड हो चुका है या इम्बेडेड हो रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा सिंशोट्रोफोब्लास्ट हो गया। ये देखो, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट था, याद हो तो, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, इस तरह से ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अभी जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या करती है, ये सेल डिवीजन शुरू करती है। एक बार इन्होंने पीछे भी सेल डिवीजन किया था, तब इन्होंने क्या किया था, चारों तरफ से अपने मास को बढ़ाया था, चारों तरफ से अपने सेल्स को बढ़ाया था, और फिर उन सेल्स को आपस में डिसॉल्व कर दिया था, अंदर की कुछ लेयर को छोड़ने के बाद ऊपर की जो लेयर्स थी उनको आपस में डिसॉल्व करके सिंचिशियम कर दिया था वहां पे, जिससे वहां पे सिंशोट्रोफोब्लास्ट जनरेट हो गया था। लेकिन अभी जो ये सेल डिवीजन करेंगी, जो अपना मास इंक्रीज करेंगी, वो सारे डायरेक्शन से नहीं करेंगी, ये जिस तरफ विलाई बना हुआ है उस तरफ ही ये सिर्फ सेल डिवीजन करेंगी। देखना जरा, और ये सेकेंडरी विलस बनने जा रहा है स्ट्रक्चर, उधर प्राइमरी विलस पहले बना था, अब ये सेकेंडरी विलस इसको बोलते हैं, सेकेंडरी विलस बन रहा है ये, ठीक है। तुम्हें नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कुछ कुछ एक्स्ट्रा टर्म बताती चल रही हूँ ताकि तुम्हारी समझ थोड़ी अच्छी रहेगी और ज्यादा, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही लिखने की जरूरत है बहुत ज्यादा इस पर, ठीक है। लिखने की जरूरत मतलब सेकेंडरी विलस लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ लिख लेना, ठीक है। आ जाओ, तो ये तुम्हारा साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, इधर भी बढ़ेगा, देखो जरा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बढ़ने लगेगा, है ना। और देखना, ये जो तुम्हारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है जो ऊपर की तरफ इस तरह से मास इसका इंक्रीज कर गया है, इसके अंदर एक कैविटी डेवलप होगा, इसके भीतर एक कैविटी डेवलप होगा, समझ रहे हो, इसके भीतर इस तरह से क्या हो जाएंगी, कैविटी डेवलप हो जाएंगी। इस तरह से सेल एक तरफ किनारे हो जाएगा और बीच में यहाँ पर कैविटी बना देगा, इसका सेल, साइटोट्रोफोब्लास्ट का सेल, ठीक है, समझ रहे हो, उंगली जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है, देख पा रहे होगे। अब अंदर में फिर यहाँ पर एक लेयर जनरेट होगा, ये अंदर की जो मैंने इम्ब्रोब्लास्ट अभी नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसमें भी और चीजें बतानी है, तो पहले सुनते चले जाओ मैं जो चीज बना रही हूँ। अंदर में एक और यहाँ पर लेयर जनरेट होगा, ठीक है, और वो जो अंदर का लेयर होगा उसको बेसिकली उसको कहते हैं एक्स्ट्रा इम्ब्रोनिक मीजोडर्म, जिसको सिक्रेट करती है इम्ब्रोब्लास्ट ही, ठीक है। तो वो अपने को यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ, देखना जरा, समझो पहले। यहाँ पे ऐसी मोटी सी एक लेयर बन के आएगी, मैं मोटी सी लेयर नहीं बना रही हूँ क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, ऐसा, ये पूरा एम्ब्रॉयनिक मीजोडर्म है, ठीक है, ये पूरा एम्ब्रॉयनिक मीजोडर्म है, देखो ये पूरा एम्ब्रॉयनिक मीजोडर्म है, ये सब पूरा एम्ब्रॉयनिक मीजोडर्म है, इतनी मोटी सी लेयर बनी है, ठीक है, अंदर के सेल्स ने इसको सिक्रेट करा है, इसको बनाया है, ठीक है।
ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आपको तैयार हो गया है। और अब इसमें भी पहले कैविटी डेवलप होगा। देखो जरा, इसमें भी भीतर में क्या होगा, कैविटी डेवलप होगा, और सिर्फ ये दो लेयर में बेसिकली फट जाएगा, और एक लेयर अंदर की तरफ बना हुआ रहेगा, एक लेयर अंदर की तरफ बना हुआ रहेगा, देख पा रहे होगे। मोटा सा लेयर होता है ना। एक लेयर अंदर की तरफ बना रहेगा, और एक लेयर बाहर साइटोट्रोफोब्लास्ट से बिल्कुल स्टिक होकर के बैठा हुआ रहेगा, उसके साथ इंटैक्ट होगा, लगा हुआ होगा। ठीक है। और ये सिर्फ इतने पर ही नहीं, ये अंदर भी घुसेगा। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना हुआ था, इसके अंदर पूरा का पूरा ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो अंदर चला जाएगा, और इसमें जाके पूरा फैल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी होगा यही चीज। यहाँ भी ये अंदर की तरफ चला जाएगा। सही है क्या? और कुछ इस तरह का लेयर बना लेगा। अब नाम लिख लेते हैं पहले, वरना भूल जाओगे तुम सारा नाम। देखो क्या क्या चीजें थी, ये तो याद है ना, पूरा का पूरा इसमें न्यूक्लियाई है, और ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सिंशोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, आओ नाम लिख लेते हैं। ये है तुम्हारा सिंशोट्रोफोब्लास्ट, देख पा रहे हो। ठीक है, ये जो है तुम्हारा, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, याद है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था इसको मैंने, कि ये क्या चीज है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसको ब्लैक कलर से लिख देती हूँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये सब प्लेसेंटा बनने की तैयारी चल रही है, और इवन प्लेसेंटा बन रहा है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहते हैं इसको। ठीक है, इस लेयर को और इस लेयर को, दोनों लेयर को। ठीक है, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ, इसका नाम होता है अलग अलग, बट तुमको उतना नहीं जानना है, तुम बस काम पर बात जानो जो तुम्हारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, क्लियर है क्या? और यहाँ पर ये सबके सब इस तरह से तैयार हो चुके हैं। अब देखो, अंदर में तुमने यहाँ पर इम्ब्रियोब्लास्ट के भी डिवीजन कर दिए थे, और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट तुमने लेयर बनाया था। अब जो ईपीब्लास्ट वाला लेयर है वो देखो, इसके अंदर भी सेल डिवीजन होगा, इसके भीतर भी सेल डिवीजन होगा। ठीक है, और ये सेल डिवीजन होने के बाद बेसिकली इनके बीच में कैविटी जनरेट हो जाएगी। देखो यहाँ पर ऐसे बीच में कैविटी जनरेट हो जाएगी, और एक पतली सी लेयर ऊपर की तरफ जाकर के ऐसे बैठ जाएगी। समझ रहे हो? एक पतली सी लेयर ऊपर की तरफ जाकर के क्या हो जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है, और नीचे में भी एक सेल का लेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको अपने नाम लिख लेते हैं जरा। देखो क्या क्या है, ये है तुम्हारा ईपी ब्लास्ट, ये जो लेयर है वो है हाइपोब्लास्ट, और जो ये पतली सी लेयर ऊपर में जाकर के बैठ गई है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन। और इसको बोलते हैं एमनियन कैविटी। कहाँ लिखूं मैं, ऊपर लिख दूं?
एमनियन कैविटी, जो कि फ्लूइड से फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में भी देखो यहाँ पर एक पतली सी लेयर यहाँ पे भी एक आ जाती है, यहाँ पे भी एक पतली सी लेयर आ जाती है, पतली सी मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली डिराइव नहीं होती एम्ब्रियोब्लास्ट से, इसको डिराइव करने में बहुत सारे सेल का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन एक पतली सी मेम्ब्रेन बन चुकी है और इसके भीतर जो स्पेस बना हुआ है, इस स्पेस को यॉर्क शैक कहते हैं। कहाँ लिखूं? स्पेस को यॉर्क शैक कहते हैं, यॉर्क शैक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया यॉर्क शैक, है ना। सबके यूज बताऊंगी, कुछ कुछ जानना है तुमको। और ये दोनों जो है एम्ब्रियोब्लास्ट हो गए, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। और फाइनली तुम्हारा ये स्ट्रक्चर जो बन चुका है, इसमें एक और चीज देख लो, ये जो चीज है सिंशोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और तुम्हारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इन तीनों को एक साथ मिला करके, इन तीनों को एक साथ मिला करके कोरियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोरियन कहते हैं, ठीक है। ये सब के सब प्लेसेंटा के लेयर तैयार हो रहे हैं, ये सब क्या तैयार हो रहे हैं? प्लेसेंटा के लेयर हैं। प्लेसेंटा का लेयर का मतलब समझो, फिर से बोलती हूँ, प्लेसेंटा एक क्या था? बैग है, एक शैक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेबी रहता है। और देखो बेबी के चारों तरफ लेयर तैयार हो रहा है, एक तरफ यॉर्क शैक बन गया, ऊपर में तुम्हारा जो है एमनियन का मेम्ब्रेन बन गया, एमनियोटिक मेम्ब्रेन बन गया, उसके ऊपर में कोरियन का लेयर बन चुका है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कुछ जो है वो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा का मेम्ब्रेन है, और ये सब प्लेसेंटा का फीटल मेम्ब्रेन है, फीटस के ऊपर प्लेसेंटा का लेयर है, फीटल मेम्ब्रेन है, फीटस के ऊपर मेम्ब्रेन तैयार हो रहा है ताकि अंदर में बच्चा जो है वो ज्यादा प्रोटेक्ट करके उसको रखा जा सके, सुरक्षित रह सके वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है, समझ रहे हो बात को। और मैंने ऊपर में देखो यहाँ पर तुम्हारे इंडोमेट्रियम बनाया था, इंडोमेट्रियम से देखो क्या होता है, ये जो सिंशोट्रोफोब्लास्ट है ना, ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है, और ये जो इंडोमेट्रियम वाली लेयर है, ध्यान से सुनना जरा, ये इंडोमेट्रियम वाली जो लेयर होती है, आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है इम्प्लांटेशन के बाद, लगभग 10th डे पार हो चुका है, सेकेंड वीक आ चुका है लगभग, यहाँ पे जो डे है वो सेकेंड वीक से आगे निकल गया, करीबन करीबन 14 डेज हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर एक ये सिंशोट्रोफोब्लास्ट एक केमिकल सिक्रेट कर रहा था, अभी नहीं, बहुत पहले सिक्रेट कर दिया, जब 8th डे को इम्प्लांटेशन हुआ था तब से ही सिक्रेट कर रहा है वो, और उस केमिकल को एचसीजी कहते हैं। वो एचसीजी आपको जाता है कॉर्पस लुटियम के पास। अब समझना, कॉर्पस लुटियम का लाइफ जो होता है वो मैंने बताया था कि 13 to 14 डेज का, 14 दिन का लाइफ होता है, ठीक है, 13 to 14 नहीं, 14 दिन का लाइफ होता है। कॉर्पस लुटियम जो है वो प्लेसेंटा के काम को एक्चुअली वहां पर संभालने की कोशिश कर रहा है। प्लेसेंटा का काम है प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना, लेकिन प्लेसेंटा अभी बना नहीं है, तो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट कर रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करके और बेसिकली कर क्या रहा है, इंडोमेट्रियम लेयर को टूटने से बचा रहा है, उसको स्लॉट ऑफ होने से बचा रहा है, उसको गिरने नहीं देगा, उसको बांध करके रख रहा है इंडोमेट्रियम लेयर को, ठीक है। साथ में वहां पे ग्लाइकोजेन को भी सिक्रेट कर रहा था, सिक्रेटरी फेज के अंदर कॉर्पस लुटियम जब बनता है तो सिक्रेटरी फेज शुरू हो चुका होता है, तो ग्लाइकोजेन को वहां पर क्या करता है, वो उठा करके प्रोटीन लिपिड्स जो होती हैं, आपका जो ग्लाइकोजेन होता है, उनको वहां पर स्टोर करा रहा होता है कि जो आने वाला स्ट्रक्चर होगा उसको रहने खाने पीने के लिए वहां पर फूड चाहिए भाई, न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन वहां पे तैयार कर रहा होता है। अब समझो, कॉर्पस लुटियम की जो जिंदगी है ना वो बहुत ही मुश्किल में है, मतलब क्या है, उसके सर पे तलवार है। अगर एक छोटी सी मैसेज आ जाए, किस चीज की, एससीजी के आने की, समझ रहे हो, एससीजी की अगर आने की मैसेज आ जाए कि भाई एससीजी या फिर एससीजी जो चला आए, तो कॉर्पस लुटियम खुशी के मारे पागल हो जाएगा, क्योंकि उसको वही चीज चाहिए। और अगर एससीजी नहीं आता है तो बेचारा कॉर्पस लुटियम की स्थिति ऐसे ही खराब होती चली जा रही है, और 12th और 13th डे क्रॉस होते होते एससीजी सॉरी जो कॉर्पस लुटियम है उसका साइज डिक्रीज होने लगता है, लगातार उसमें रिग्रेस होने लगता है, वो साइज में डिक्रीज करने लगता है, और कुछ समय के बाद वो कॉर्पस एल्बिकेंस में, मतलब 14 दिन जैसे ही कंप्लीट होता है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। ये बात मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिखाया था तुमको, बात समझ में आ रही है मेरी तुमको?
तो एससीजी जो है आपका, वो एससीजी इम्प्लांटेशन जैसे 8th डे के दिन हो गया तो वहां से एससीजी सिक्रेट हुआ, और वो एससीजी सबसे पहले ओवरी में जाता है, वहीं पर बैठा है कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम जैसे ही उसको देखता है, अब सोचो कॉर्पस लुटियम इतना खुश क्यों हो रहा है, वजह तुम समझो इस बात का। कॉर्पस लुटियम सेकेंडरी oocyte को भेजा था, है ना, उसको झंडा गाड़ना है। अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो बेसिकली झंडा तो गाड़ लिया ना सेकेंडरी oocyte ने, फ्यूज कर गया स्पर्म के साथ। तो अभी उसको लग रहा है कि भाई जिसको मैंने भेजा था वो सक्सेसफुल हो गया अपने काम में, ठीक है। तो जब एससीजी आता है तो इस बात का एश्योरिटी हो जाती है कि वो अपने काम में सक्सेसफुल हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है। तो एससीजी को देख करके कॉर्पस लुटियम खुशी के मारे पागल होने लगता है और अपना सेल डिवीजन बहुत तेजी से इंप्रूव करता है, बहुत तेजी से सेल डिवीजन करता है वहां पे। और उसके देखो इस तरह से मान लो उसके सेल पड़े हुए थे, ये आपका कॉर्पस लुटियम था, ठीक है, ये कॉर्पस लुटियम के सेल्स थे। बेचारा एकदम मरने की स्थिति में है, मतलब इसको बस इंतजार है कि किसी भी घड़ी ये इंफॉर्मेशन आ जाए, ये मैसेज आ जाए और एससीजी खुद आ जाए कि भाई इम्प्लांटेशन हो चुका है, बस खबर आ जाए किसी भी तरीके से यूट्रस से कि भाई इम्प्लांटेशन तो हो गया है। तो फिर इसको अभी मरना नहीं है, इसको जिंदा रहना पड़ेगा। और किसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा, जो जाइगोट बन रहा है उसके लिए इसको भी सर्वाइव करना पड़ेगा। और कितने दिन, लगभग 2.5 से 3 महीना, जब तक ये प्लेसेंटा बन नहीं जाता है। और उसके बाद 2.5 से 3 महीने के बाद इसको कोई मरने के लिए कहेगा तो उसको दुख नहीं होगा, लेकिन अभी कोई मरने के लिए बोलेगा तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि हर हाल में सेकेंडरी oocyte फ्यूज हो गया हो स्पर्म के साथ। अब एससीजी जैसे ही पहुंचेगा तो कॉर्पस लुटियम इतना खुश हो जाएगा, सबसे पहले तो ये सेल डिवीजन करेगा, समझ रहे हो, मिठाई बंटवारा है मोहल्ले में, क्योंकि इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये क्या करेगा, इस तरीके से सेल डिवीजन कर लेगा। अब पहले कम सेल्स थी तो कम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हो रहा था, अब एससीजी के आने से सेल डिवीजन पहले हुआ, बहुत तेजी से सेल डिवीजन किया इसने, बहुत ज्यादा सेल डिवाइड करके बढ़ा लिया इसने। और अब जो सेल डिवाइड इसने बना लिया, सेल डिवीजन जो उसने कर लिया है, तो अब बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करेगा, और खूब सारा प्रोजेस्टेरॉन। मतलब तुम सोच के देखो, मैं तुमको ये बात क्यों बता रही हूँ, समझो। एक नॉर्मल जो एक फीमेल है, जो मान लो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, मतलब उसके बॉडी में एडल्ट वुमन है और उसको मेंसेस आता है, ठीक है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा या नहीं, तुम बताओ सोचकर। डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि भाई उसके बॉडी में 14th डे को ओवुलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte जाकर के फैलोपियन ट्यूब में बैठेगा, फैलोपियन ट्यूब में बैठेगा, वो अलग बात है कि स्पर्म आए ही नहीं, मतलब स्पर्म उसकी बॉडी में नहीं है प्रेजेंट, लेकिन उधर तो कॉर्पस लुटियम बन चुका है ना। जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के आ जाएगा तो ओवरी में तो कॉर्पस लुटियम ही बचेगा, और वो कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा होगा। तो एक फीमेल जो मेंसेस के थ्रू गुजरती है तो उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बनता है, लेकिन जब कोई फीमेल के बॉडी में इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब किसी फीमेल के बॉडी में एससीजी सीक्रेट होने लगता है और वो एससीजी जब कॉर्पस लुटियम के पास पहुंचता है, तो कॉर्पस लुटियम एक नॉर्मल जो बाकी वुमन है उनके बॉडी में जितना प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हो रहा है उतना प्रोजेस्टेरॉन नहीं सीक्रेट कर रहा होता है, उससे कई गुना अधिक प्रोजेस्टेरॉन वहां पे वो सीक्रेट कर रहा होता है। और यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट है सीक्रेट होने वाला, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, समझ रहे हो, ये प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन है, प्रोजेस्टेरॉन है ये, और ये अब नॉर्मल जो सिक्रेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन का उतना नहीं है, उससे कई गुना अधिक प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है, समझ रहे हो। और ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ जा रहा है ट्रेवल करके, ये जा रहा है इंडोमेट्रियम लेयर में, समझ रहे हो बात को। ये और सिर्फ इंडोमेट्रियम लेयर में नहीं जा रहा है, और भी बहुत सारी जगहों पे जा रहा है, पर मैं उधर नहीं जाती क्योंकि मैंने वो सब बता रखा है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, क्योंकि इसको पता है ना इम्प्लांटेशन हो गया है तब तो बच्चा आएगा, बच्चे को सब कुछ करना है, तो बच्चे को दूध पिलाने से लेकर के जो कुछ भी जरूरी है, ठीक है, उसके केयर के लिए वो सब होगा बॉडी के अंदर, तो मैं उधर नहीं जाती हूँ। ये प्रोजेस्टेरॉन पहुंच गया इंडोमेट्रियम में। अब क्या करेगा सुनना, इंडोमेट्रियम की सेल्स के अंदर इतना ज्यादा सेल्स को क्या करेगा, उसके अंदर ग्लाइकोजन भर भर के, जितना पहले ग्लाइकोजन उसमें सीक्रेट हुआ था उससे कई गुना अधिक वहां पे अब ग्लाइकोजन भर जाएगा, ठीक है, प्रोटीन भर जाएगा, लिपिड भर जाएगा, मिनरल्स भर जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा ठूस ठूस के भर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले स्ट्रक्चर की आने वाले जो इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर है इसका वेलकम करना है, आने वाला क्या आ चुका है इवन अब तो, ठीक है, उसका वेलकम करना है, एकदम वार्म वेलकम होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो वो भी है, दूसरा बच्चे का केयर करना है, भाई बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए, उसको उसका पूरा बॉडी जो है बनाना है, सेल डिवीजन होना, उसमें एनर्जी लगेगा तो उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो उसके न्यूट्रिशन के लिए सारा कुछ तैयारी चल रहा है, ठीक है, और जबरदस्त तैयारी हो रहा होता है। इतना ही नहीं, वहां के जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उनके नंबर भी बढ़ जाते हैं एकदम, उसमें बहुत ज्यादा वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर हो जाता है इंडोमेट्रियम, समझ रहे हो बात को।
तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, देखो जरा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके नंबर बढ़ गए हैं, ब्लड वेसल्स के नंबर बढ़ गए हैं, पूरा बहुत सारा ब्लड वेसल्स इसके अंदर आ गया है और खूब सारा उसके अंदर ब्लड का लगातार क्या है उसमें इनफ्लो किया जा रहा है। ब्लड का इनफ्लो करने का वजह क्या होगा, क्योंकि भाई ब्लड के अंदर क्या, ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लेकर के आएगा, CO2 लेकर के जाएगा, है ना, न्यूट्रिशंस लेकर के आएगा, तो वो सारा कुछ जितना अधिक ब्लड आएगा उतना अधिक ये चीजें आएंगी, तो इसलिए ब्लड का वहां पे बहुत ज्यादा इनफ्लो है, ठीक है, अंदर की तरफ ब्लड को डाला जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये कुछ केमिकल सिक्रेट करता है और इन ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देता है, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स जो आपकी पाइप है, नली है ना एक तरह से, तो फट जाती है और उसके फटने से उसमें से ब्लड निकल के बाहर आने लगता है और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, इसमें ब्लड भरने लगता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, लेकुना कहते हैं उसको, उसमें ब्लड भरने लगता है, ठीक है, एंड देन फिर उसके कुछ समय के बाद इसमें भरने लगेगा, बट वो सब तुमको भी नहीं जानना है। तुम समझो कि ये ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देता है और यहाँ पर ब्लड भरने लगता है। क्यों भरने लगता है इसका जवाब देती हूँ। आई थिंक तुमको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने तुमको यहाँ पर देखो एक बार वापिस से सुनो क्या क्या बताया है। सबसे पहले बताया कि साइटोट्रोफोब्लास्ट है तुम्हारा ये, ठीक है, ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट कह रही हूँ, सॉरी, सिंशोट्रोफोब्लास्ट, सिंशोट्रोफोब्लास्ट है। इसके पीछे जो ये ब्लैक कलर की लाइनिंग है उसको साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट ने सेल डिवीजन शुरू किया, लेकिन हर जगह से नहीं, उस जगह से जहां पर तुम्हारा सिंशोट्रोफोब्लास्ट जो है वो विलाई का स्ट्रक्चर बनाया था, प्राइमरी विलस बना करके रखा हुआ था, उस तरफ से इसने क्या कर लिया, सेल डिवीजन करके और सेल का नंबर बढ़ा करके और इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर सेल्स को घुसा दिया, साइटोट्रोफोब्लास्ट को अंदर घुसा दिया। साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर जाने के बाद फिर उसमें कैविटी डेवलप हुआ, ठीक है, और उस कैविटी को डेवलप करने के बाद कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही आपको नजर आ रही थी। फिर अंदर की तरफ, साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ यहाँ पर एक और लेयर यहाँ पर एक्स्ट्रा जनरेट हुआ जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहते हैं, और ये लेयर भी पूरा का पूरा भर गया, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, है ना। और फिर इसमें भी कैविटी डेवलप हुआ। इस कैविटी को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहा जाता है। समझ रहे हो बात को, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम का फॉर्मेशन हो गया और ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी आपको अंदर की तरफ चला गया, पूरा का पूरा यहाँ भर गया। एक चीज यहाँ पे और गड़बड़ है, देखो जरा क्या, मतलब एक चीज छूटा हुआ है। ये कैविटी जब बन रहा होता है तो पूरा तो कैविटी डेवलप होता है, लेकिन एक जगह से ऐसे ये जुड़ा हुआ रह जाता है, जो ऊपर का लेयर है और जो नीचे का लेयर है वो एक जगह से क्या करते हैं, जुड़े हुए रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इसको कनेक्टिंग स्टाक कहते हैं, कनेक्टिंग स्टाक कहते हैं। कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं बचा है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं नीचे, ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे। इसको कनेक्टिंग स्टाक कहते हैं, ठीक है। स्टाक मतलब वैसे भी डंडा होता है, डंडा नुमा स्ट्रक्चर को स्टाक कहा जाता है, ठीक है। तो बताऊंगी इसका क्या काम है। ये कनेक्टिंग स्टाक जो है वो ऊपर वाला जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के जस्ट नीचे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है और जो तुम्हारे एम्ब्रियोब्लास्ट के ऊपर लगा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इन दोनों के बीच में क्या करता है, लिंक रखता है, जुड़ाव रखता है, तो इसको कनेक्टिंग स्टाक कहते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, देखना जरा, यहाँ पर इस जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है इसके अंदर ब्लड वेसल्स जनरेट हो जाती है। देखो ये जरा, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे अंदर में जनरेट हो गई है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, ब्लड वेसल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स का इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है इस पूरे में, ठीक है। नजर नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। मैं मिटा के दिखाती हूँ एक फोटो को, देखो जरा, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का जो ग्रीन कलर है उसको मैं मिटा देती हूँ, तो मान लेना कि जो सफेद नजर आ रहा है उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ही बना हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर डेवलप होता है ब्लड वेसल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मान के चलना कि यहाँ पे ग्रीन कलर बना हुआ है, भरा हुआ है इसके अंदर, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म अंदर में भरा पड़ा है और इसके भीतर ये देखो ब्लड वेसल्स डेवलप हो गई है, वेन और आर्टरीज। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या समझते हो, वेन और आर्टरीज इसके भीतर इस तरह से डेवलप हो गई है। समझ पाए बात को, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ सुनो, सिंशोट्रोफोब्लास्ट, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसके भीतर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और उसके अंदर ब्लड वेसल्स डेवलप हो गई हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स डेवलप हो गई और ये देखो कनेक्टिंग स्टाक से नीचे वाले लेयर में भी पूरा आ गई है, आर्टरीज और वेन दोनों होंगी, सब आ गई हैं, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा कि सिंशोट्रोफोब्लास्ट
साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये तीनों को एक साथ लेकर के कोरियन लेयर कहते हैं। साथ में एक और चीज हुआ है, इम्ब्रियोब्लास्ट की जो लेयर है वो भी डिवाइड कर गई है और डिवाइड करके एक ऊपर में इस तरह से मेम्ब्रेन तैयार कर दिया इन्होंने, जिसको एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं और इस कैविटी को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, और इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है, जो कि आगे चल करके ये काम करेगा, बताऊंगी क्या करेगा ये। और वहीं पर ये जो है नीचे वाला जो है, नीचे में भी एक मेम्ब्रेन जनरेट हो जाता है और इस मेम्ब्रेन के भीतर जो यहाँ पर जगह बना हुआ है इसको यॉर्क सैक कहते हैं। शुरुआत के दिनों में यहाँ पर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है कुछ कुछ, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कुछ फ्लूइड रहता है। अब ये क्या करता है, शुरुआत के दिनों में जब इनिशियल डेज में जब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना होता है, नरिशमेंट देना होता है, तो यही लिक्विड नरिशमेंट देता है। ठीक है, जो यॉर्क सैक होता है यही लिक्विड नरिशमेंट का काम करता है एम्ब्रियोब्लास्ट के लिए। समझ में आ रहा है एक चीज। दूसरा एक बहुत जरूरी काम है जो कि तुम्हारे 11th-12th में कहीं ना कहीं तुमको आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या चीज, सुनना जरा। ये यॉर्क सैक जो है इसको ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए भी जाना जाता है। यूज्ड इन या हेल्प इन लिखना चाहिए हम लोग को, हेल्प इन ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल का फॉर्मेशन कराता है ये। ठीक है, ब्लड सेल समझते हो ना, WBC RBC का फॉर्मेशन कराता है ये। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए यॉर्क सैक को जाना जाता है। तो क्या बोला मैंने कि बिल्कुल शुरुआत के दिनों में जब एक बच्चे का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन यॉर्क सैक से ही होता है शुरुआत के दिनों में। बाद में यॉर्क सैक जो है ये डीजनरेट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा काम जो ब्लड सेल बनाने का काम है ये दूसरे स्ट्रक्चर्स को दे दिया जाता है, जैसे कि लीवर, स्प्लीन या बोन मैरो को दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो बाद में यही करते हैं ना, बोन मैरो करता है, लीवर और स्प्लीन भी करता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ब्लड सेल का फॉर्मेशन यॉर्क सैक करता है। ठीक है, तो हेल्प इन ब्लड सेल फॉर्मेशन, और तुमको पता है इसको यॉर्क सैक बोलते हैं, पीछे लिखी रखा है, यहाँ पे लिखी रखा है कहीं पर। ठीक है, ढूंढ लेना यार, देखो ये रहा यॉर्क सैक। ठीक है, और उसमें भी लिख दिया यॉर्क सैक। ठीक है, यॉर्क सैक ही करता है, साथ में नरिशमेंट भी करता है बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। ठीक है, इन सारी बातों को हिंदी में या जिस भी भाषा में तुम्हें पसंद हो उस भाषा में किनारे किनारे लिखते चलना कि क्या काम होता है यॉर्क सैक का। सब चीज नहीं लिख पाऊंगी मैं। ठीक है, चलो, और अब देखना जरा, ये तुम्हारा इन तीनों को मिला के कोरियन लेयर कहते हैं, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, क्लियर है? अब आओ इस स्ट्रक्चर में, देखो यही चीज को यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले देखो ये तुम्हारा एंडोमेट्रियम वाला वॉल हो गया, तो लिखा है वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, उसके बाद अब देखना जरा, इस एंडोमेट्रियम से देखो यहाँ पर तुम्हारी आर्टरीज को स्पाइरल आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, स्पाइरल शेप का है ना, उसको स्पाइरल आर्टरीज कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया तुम लोग को। स्पाइरल आर्टरीज कहते हैं, मतलब आर्टरी है और ये वेन है ब्लू कलर का। ठीक है, तो ब्लड, मदर का ब्लड वेसल्स है। इंडोमेट्रियम लेयर किसका है? माँ का ही है, यूट्रस तो माँ का ही है ना, मदर का ही है ना, तो ये ब्लड वेसल्स भी किसकी होंगी? मदर की ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, तो मदर की ब्लड वेसल्स है ये। ठीक है, अब आ जाओ जरा नीचे, देखो, देखना जरा यहाँ पे एक और चीज समझो। ये तुम्हारा देखो ब्लू वाला, ये तुम्हारा है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। अगर तुम देख पा रहे होगे तो ये वाला, ये सिंशियोट्रोफोब्लास्ट है, देख पा रहे हो? ये है, ये ब्लू वाला जो है वो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने ऐसा बनाया है, वहां जाकर के देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया है, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का तरीका होता है। तुमने सुना होगा, तुम अगर थोड़ा सा ये जानते होगे, देखो इधर, ये होता है विलाई, सही है, और विलाई के भीतर, ये जो विलाई है इसके भीतर भी इस तरह से माइक्रो विलाई बना दिया जाता है। सुना है इसके बारे में? जानते हो? नहीं जानते हो तो भी समझो। देखो, इसके कंपैरिजन में इसका जो एरिया है, जो इसका सरफेस है, वो सरफेस बड़ा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसका सरफेस ज्यादा है, तुम भी खुद समझ रहे हो, इतने से ही एरिया में इतना ज्यादा मोड़ मुड़ाव है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया ना। तो जब सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है तो हम लोग पहले तो विलाई बनाते हैं और फिर विलाई के भीतर माइक्रो विलाई बन जाता है। बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सब चीजें होती हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के बहुत सारी जगहों पे चीज होती है। तो यही मैंने किया है, पहले तो ये विलाई बनाया, अब इसके भीतर ही क्या कर दिया है, इस तरह से माइक्रो विलाई जनरेट कर दिया है। समझ रहे हो? तो ये देखो इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। इसका मेन पर्पस यही है कि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है मैम? सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाना है बेटा, ताकि समझो, अभी बताऊंगी, सब कुछ यहां से यहां ट्रांसफर करना है, यहां से यहां न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होगा, गैसेस का ट्रांसफर होगा, तो ये सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छे अमाउंट में चीजें ट्रांसफर हो सकेंगी। और यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ वेस्ट को ट्रांसफर करना है, तो सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा ट्रांसफर उतना तरीके से हो पाएगा, उतना प्रॉपर हो पाएगा। कुछ समझ में आई क्या बात बोला मैंने?
तो इसीलिए इस सरफेस एरिया को बढ़ा दिया गया है। तो तुम देख सकते हो यही आपका है, ये ब्लू वाला जो यहाँ पर सिंशोट्रोफोब्लास्ट है वही चीज है, बस उसको मैंने कुछ इस तरह का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए डिजाइन कर दिया है, माइक्रोविलाई बना दिया है इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा देख रहे हो ब्लू कलर का यहाँ तक बन गया है। फिर इसके भीतर ये देखो ब्लैक कलर वाला, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये देखो इस तरीके से साइटोट्रोफोब्लास्ट बन गया है। फिर देखो इसके भीतर इम्ब्रोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा इम्ब्रोनिक मेसोडर्म है, वो एक्स्ट्रा इम्ब्रोनिक मेसोडर्म भी अंदर में बन चुका है। ठीक है, ये बन चुका है। अब देखना जरा, और ये वाला ग्रीन वाला लेयर जो है, ये वाला है ऊपर वाला जो साइटोट्रोफोब्लास्ट से चिपक के बैठा है, और ये वाला जो है देखो, ये नीचे वाला जो है, ये वाला एक्स्ट्रा इम्ब्रोनिक मेसोडर्म है जो कि इम्ब्रियोब्लास्ट से लगा हुआ रहता है। तो ये आपका वो चीज हो गया। और ये देखो ये कनेक्टिंग स्टाक, ये देखो कनेक्टिंग स्टाक जो इस तरीके से आया हुआ है। ठीक है, और ये आगे कहाँ गया है, तो ये इम्ब्रियोब्लास्ट से जाकर के मिल जाता है। क्या करता है बताऊंगी अभी आगे, फिर बनाऊंगी इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग स्टाक है नीचे जाके मैंने बोला इम्ब्रियोब्लास्ट से लगा हुआ होता है, और अल्टीमेटली यही आने वाले फ्यूचर का मतलब ये अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहा है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा और सारा ट्रांसफर बच्चे से मदर के बॉडी तक जोड़ने का काम इसी अम्बिलिकल कॉर्ड का होता है। ठीक है, तो देखना अभी कैसे करेगा, सब कुछ समझाना है, समझना। ये चीजें हो गई। यहाँ पर ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट देख रहे हो ब्लैक वाला लेयर, ये फट करके, ठीक है, ये सिंशोट्रोफोब्लास्ट को फाड़ता हुआ और कुछ इस तरह से बाहर की तरफ भी निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाता है और जा करके ऊपर में इस तरह का एक शेल यहाँ पर देखो बना लेता है। देखो इस तरह से इसने क्या कर लिया है, एक यहाँ पर लेयर जनरेट कर दिया है इसने, और इस लेयर को साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल कहते हैं। समझ में आ रहा है? सेल मतलब कवर होता है, किसी चीज को घेर देना, कवर कर देना, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, और ये आपका सिंशोट्रोफोब्लास्ट है, पहले ही बता दिया। ये ब्लैक वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट है, बता ही दिया। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, बता दिया। ठीक है, इसके भीतर देखो ये ब्लू और रेड कलर की लाइनिंग्स बनी हुई है, और ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स बन चुकी हैं, और ये देखो ब्लड वेसल्स यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है अम्बिलिकल कॉर्ड से, और ये जाकर के नीचे जो यहाँ पर नीचे यहाँ पर जो मान लो कि बेबी होगा, जैसे मान लो यहाँ पर बेबी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लो बेबी है। ठीक है, तो इम्ब्रियोब्लास्ट जा करके उसी से इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। इम्ब्रियोब्लास्ट कह रही हूँ, सॉरी, अम्बिलिकल कॉर्ड जा करके इस तरह से बेबी से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? कुछ बात समझ में आ रही है क्या बता रही हूं मैं? ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों जो बने हुए हैं, ये जो बना हुआ है विलस, ठीक है, जो ये आपका विलाई बना हुआ था, इस विलाई के बीच में स्पेस है। देखो यहाँ पर स्पेस बना हुआ है, इस स्पेस को इंटरविलस स्पेस कह रहे हैं। विलाई के बीच का स्पेस है इसलिए इंटरविलस स्पेस कह रहे हैं। और इस स्पेस में यहाँ से जो स्पाइरल आर्टरीज आ रही हैं, मैंने कहा था कि ये सिंशोट्रोफोब्लास्ट कुछ केमिकल सिक्रेट करता है जिससे स्पाइरल आर्टरीज फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, और पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पर भर जाता है, इस इंटरविलस स्पेस में ब्लड भर जाता है। अब क्या फायदा होगा इसको ब्लड के भरने का, तो देखना जरा, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स इस आर्टरीज के थ्रू, मदर के आर्टरीज के थ्रू यहाँ पर आई होंगी, ठीक है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएंगे। देख पा रहे हो स्पेस, मुझे पता है बहुत गंदा हो चुका है, लेकिन तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ब्लैक कलर से कर रही हूँ ताकि थोड़ा नजर आए। ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरह से, देखो अब तो नजर आ रहा होगा, एरो, सफेद रंग का एरो दिख रहा होगा। ठीक है, देख पा रहे हो, चीजें यहां से यहां ट्रांसफर होंगी। ठीक है, और ये चीजें फिर यहां से ट्रेवल होकर के, और ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड से ट्रेवल होकर के बेबी के पास चली आएंगी। समझ में आया ट्रांसफर कैसे हो रहा है, कैसे मदर के बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस ब्लड के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, इस इंटरविलस स्पेस में जो भरा हुआ ब्लड है उसमें आएंगी, और फिर उस ब्लड से ये सारी चीजें यहाँ के ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हो जाएंगी, और फिर यहाँ के ब्लड वेसल से ट्रेवल करके बेबी में चली आएंगी। और बेबी के बॉडी का जो भी वेस्ट होगा, CO2 होगा, जो कुछ भी होगा, वो सारा N2 वेस्ट, CO2 सब कुछ यहाँ से निकल करके वेन के थ्रू, देखो ब्लू कलर का वेन बना हुआ है ना इसके भीतर, उस वेन के थ्रू यहाँ से ट्रेवल करके, और ये देखो यहाँ पहुंचेगा, और फिर देखना जरा, देखो इस तरह से, देख नजर आ रहा है, यहाँ से सारा कुछ वेस्ट जो है वो इस ब्लड में चला आएगा, और इस ब्लड से फिर वेन्स को, ये ब्लू कलर का वेन्स है ना, इसके थ्रू होते हुए बॉडी के, मदर के बॉडी में चला जाएगा। फिर मदर के बॉडी में तो सब कुछ बना हुआ है, वहां से वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो इस आर्टरीज से अंदर आएंगी, और जो भी वेस्ट है वो यहाँ से वेन से बाहर निकल जाएगा।
ठीक है। तो ये आपका जो होता है वो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि मदर से बच्चे के बीच में हो रहा होता है। कोई दिक्कत है? मदर से सारे न्यूट्रिएंट, अच्छी अच्छी चीजें हमारे को मिलती हैं और हम अपने बॉडी का जितना भी वेस्ट है वो सारा मदर बॉडी में रिलीज आउट कर देते हैं, बॉडी में निकाल देते हैं, ठीक है। मदर की बॉडी में निकाल देते हैं और फिर मदर अपनी बॉडी से उसको बाहर कर देती है। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आ रहा है? ओके। अब मुझे यहाँ पर लगभग कुछ भी नहीं बताना, एक आखिरी चीज बस बताना है, हो गया मेरा काम। यहाँ पर ये जो पोर्शन है, देखो ये पोर्शन, ये सारा पोर्शन बच्चे वाला पोर्शन है, ठीक है। बेबी हो गया एम्ब्रियोब्लास्ट से, ये सब का सब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंशोट्रोफोब्लास्ट, ये पूरा का पूरा, इस पूरे पार्ट को मैं कह लेती हूं फीटल पार्ट। फीटल पार्ट। तो ये देखो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट देखो, ये पार्ट तो फिटल पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है इसमें देखो जरा, ये गलत लिखा हुआ है, यहां तक नहीं होगा, ये ऊपर में ही होगा, ठीक है, ये गड़बड़ है, ठीक है, मार्किंग गलत हो गया है। ये आपका डेसिडुआ बेसिलिस है। देखो याद करो, पीछे बताया था एंडोमेट्रियम की 2 लेयर थी, डेसिडुआ फंक्शनैलिस में इम्प्लांटेशन हो रखा है और डेसिडुआ बेसिलिस देखो ये वाला लेयर है, ठीक है। ये आपको, ये पूरा प्लेसेंटा है, ये पूरा प्लेसेंटा है, ये पूरा प्लेसेंटा है, ठीक है। तो प्लेसेंटा को बनाने में डेसिडुआ बेसिलिस तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्लेसेंटा है, तो डेसिडुआ बेसिलिस तो रहेंगे, पर ये डेसिडुआ बेसिलिस ये वाली पार्ट है देखो इंडोमेट्रियम का वो पार्ट डेसिडुआ बेसिलिस कह रहे हैं जिसके बाहर इंप्लांटेशन होता है, जिसके, लेकिन प्लेसेंटा को बनाने में यहाँ की जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वही अंदर गए हुए हैं। तो एक्चुअली उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि नहीं पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये पार्ट, ये वाला पार्ट ही आपका जो है वो इम्प्लांटेशन जो हो रखा है, ये आपके बेबी का, ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट का, वो इम्प्लांटेशन जो है वो डेसिडुआ बेसिलिस पोर्शन के नीचे, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल के नीचे सारा पार्ट जो है वो इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर का पार्ट है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डेसिडुआ बेसिलिस है। समझ में आया? ठीक है। और ये वाला हिस्सा डेसिडुआ बेसिलिस जो एंडोमेट्रियम का लेयर है और ये मदर का हिस्सा होता है, तो मैं इस पार्ट को लिख सकती हूँ कि ये मदर पार्ट है। तो अल्टीमेटली प्लेसेंटा को बनाने में मदर का पार्ट, ठीक है, ये पूरा मदर का पार्ट है, मदर का पार्ट, और ये आपका जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फीटल का पार्ट, ये दोनों मिल करके प्लेसेंटा को डेवलप करते हैं, प्लेसेंटा को बनाते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। क्लियर है क्या? ये देखो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है यहाँ पर फाइनली, ठीक है। और समझना जरा कैसे बनाया है मैंने इसको। देखो यहाँ पर जो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है उसमें देखो सब कुछ पहले से बताया हुआ है, सब वही चीज है, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा और डिजाइन वेल लेबल डायग्राम बना दिया है। ये यूट्रस का लेयर है, ठीक है, यूट्रस का वॉल है ना, ये वाला पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम सब कुछ है। और ये देखो एक जो अलग से बना रखा है वो इंडोमेट्रियम है, ठीक है, क्योंकि इम्प्लांटेशन वहीं पर होना है। अब ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा बहुत सारी तरह से जुड़ सकता है, समझो इस बात को थोड़ा। ये मान लो कि अपना यूट्रस है इस तरीके से, ठीक है, ये यूट्रस हो गया। अब इसमें ये जो है प्लेसेंटा, ये ऐसे मान लो कि जो ऊपर वाला वॉल होगा, इस तरह से ऊपर में जो वॉल होगा उससे, एक मिनट समझो, रुको, यहाँ पर ये जो होगा आपका यूट्रस का वॉल, उससे प्लेसेंटा ऐसे जाके लग सकता है, ठीक है। यूट्रस का वॉल जो सामने होगा उससे प्लेसेंटा ऐसे भी लग सकता है, इस तरीके से जाकर के अटैच हो सकता है। जो पीछे वॉल होगा यूट्रस का उससे भी प्लेसेंटा ऐसे लग सकता है, ठीक है। जो साइड में वॉल होगा प्लेसेंटा उससे भी लग सकता है। मतलब प्लेसेंटा को लगने के बहुत सारे ऑप्शंस है, आगे से लग जाए, आगे से लग जाए, पीछे से लग जाए, ऊपर से लग जाए और साइड से भी लग सकता है। ये इस वाले वॉल से भी लग सकता है और मोस्ट प्रोबेबली यहीं से लगता है। ये जो प्लेसेंटा होता है वो कुछ ऐसे होता है, समझ में आ रहा है? ये जो चीज इस तरीके से गया हुआ है ये कुछ इस तरीके से जाता है या फिर इस तरीके से जाता है, ऐसे ही प्लेसेंटा यहाँ पर अटैच होता है ज्यादातर, ठीक है। इसलिए बच्चा जो होता है उसका सर जो होता है वो नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, ठीक है, या फिर पैर ऊपर होता है सर नीचे होता है ना। और डिलीवरी के टाइम आते आते तक ये बच्चा जो है घूम जाता है, जिस भी डायरेक्शन में रहेगा। अगर ऐसे भी है तो बेबी एक्चुअली घूम जाएगा, ठीक है। जो आपका सर है वो नीचे हो जाएगा और पैर जो है ऊपर हो जाएगा। ऐसा क्यों? ताकि वो इस वाले हिस्से पे, अगर नॉर्मल डिलीवरी होना होता है तो उस केस में आपको ये जो सर है इससे ही टक्कर मारा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये टक्कर मार करके बेसिकली ये पोर्शन को ओपन कर सकेगा ताकि बच्चा को यहाँ से निकाला जा सके इजिली, है ना। और हमारा जो हेड वाला पोर्शन होता है वो टफ रीजन होता है, तो यहाँ से निकालना आसान होता है।
समझ में आ रहा है? तो और इसका ई वाला पोर्शन से हिट भी ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो जब पार्चुरेशन के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में मायोमेट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, पीछे बताया था, मायोमेट्रियम के वॉल पर जब ऑक्सीटोसिन आकर के लगती है और जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो बेबी घूम करके ऐसे हो जाएगा, सर उसका नीचे हो जाएगा, पैर उसका ऊपर हो जाएगा, और मायोमेट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बच्चे को नीचे की तरफ पुश मिलता है और ये अपना सर जा करके बार बार इस पर लड़ाता है, जिससे ये हिस्सा ओपन अप होता है और फिर यहाँ से बच्चा जो है सरक करके नीचे की तरफ उसको निकाला जा सकता है। समझ पा रहे हो बात को? नॉर्मल डिलीवरीज ऐसे ही होती है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाए सिचुएशन, मान लो कि अगर बच्चा को रोटेट करके घूम करके नीचे सर करना था, उल्टा हो गया, बच्चे का सर ऊपर हो गया और पैर नीचे हो गया, तो उस केस में निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर उस केस में आपको सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है, बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ता है। समझ रहे हो? तो ये कुछ तरीके हो गए। कभी कभी तो प्लेसेंटा यहाँ वाले इस वाले हिस्से पर भी डेवलप हो जाता है, समझ रहे हो? ये वाला जो हिस्सा, ये वाला मायोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम वाला लेयर है ना, तो इस वाले हिस्से पर ही प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है। और वो ओपनिंग जब बंद हो जाएगी तो उस केस में भी बड़ा ऑपरेशन के थ्रू ही बेबी को निकालना पड़ेगा, डिलीवरी कराना पड़ेगा, फिर वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हल्की फुल्की क्रिएट हो जाती हैं, पर ठीक है, हो जाता है डिलीवरी। तो ये सब तरीके हैं। आई थिंक तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब देखना जरा, ये तो सब कुछ तुम जानते हो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बेबी है, ठीक है, एम्ब्रियो है ना। यॉर्क शैक देखो छोटा हो चुका है बिल्कुल, शुरुआत में यही न्यूट्रिशन दे रहा था, नरिशमेंट कर रहा था और ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता था। अब बेसिकली स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर देखो इस तरह से रिग्रेसिव स्ट्रक्चर बन चुका है, थोड़े समय के बाद ये डिजेनरेट भी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये वाला, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स जनरेट है, फीटल के ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड भी होता है, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड भी होता है ये पूरा ऊपर से। कलर चेंज कर दो ना, इस तरह से ऊपर से कनेक्टेड भी होता है, ठीक है। और ऊपर में आपका जो है ये कोरियोनिक विलाई बना हुआ है, जो कि इंडोमेट्रियम वॉल में अंदर की तरफ इम्बेडेड है, ठीक है। कोरियोनिक विलाई है ये, है ना। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, लिख दिया है। और याद है पीछे बोला था एमनियन का लेयर बना था, एमनियोटिक मेम्ब्रेन बना था, वो लेयर पूरी तरह से इस बच्चे को घेर लेता है, ठीक है। यॉर्क शैक तो खत्म हो गया, सिर्फ यही बचा हुआ है, तो एमनियन का लेयर पूरी तरह से कवर कर लिया है, ठीक है। ये देखो, ये एमनियोटिक फ्लूइड इसमें भरा हुआ होगा, ये ब्लू वाला एमनियन का लेयर है, और इसके बाहर ये ग्रीन और ये ब्लैक कलर का, और इसके ऊपर एक और लेयर होगा सिंचियोट्रोफोब्लास्ट का, जो कि मैंने बनाया नहीं है, ये मान लिया है कि इस ब्लैक वाले में ही वो भी चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा लेयर एक साथ कोरियन बुलाते थे, याद होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट, सबको एक साथ मिला करके कोरियन बुलाते थे। तो ये कोरियन वाला लेयर है, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा कोरियन वाला लेयर को बना रहा है, ठीक है। चलो, और ये यूटेराइन वॉल हो गया, इम्ब्रियो हो गया, मायोमेट्रियम हो गया। ये हिस्सा प्लेसेंटा है, करीबन करीबन 1 इंच इसका चौड़ाई होता है, थिकनेस जो होता है वो 1 इंच का होता है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया प्लेसेंटा होता क्या चीज है और कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, कोरियोनिक विलाई यही वाली, ठीक है, एंड यूटेराइन टिश्यू, जो यूटस की वॉल है ना, उनकी टिश्यू की बात हो रही है। इंटरडिजिटेशन एक तरीका होता है, सेल से सेल को जोड़ने का एक तरीका होता है इंटरडिजिटेशन। तो यहाँ पर इंटरडिजिटेशन से ही सेल और सेल के बीच में जुड़ाव बनता है, इसीलिए इंटरडिजिटेटेड वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। विथ ईच अदर jointly form a structural and functional unit between the developing embryo and maternal body called placenta, ठीक है। और प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के भीतर आर्टरीज भी होंगी, ठीक है, और वेन भी होंगे, और यहाँ के आर्टरी और वेन जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, याद करो। ऐसा ही एक्सेप्शन पीछे एग्जिस्ट करता था जब तुम लंग्स का पढ़ते थे, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जो लोग नहीं जानते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सुन लो मेरी बात। आमतौर पे आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती हैं, ठीक है। आमतौर पे जनरली आर्टरीज अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उनका काम होता है कि ऐसे ब्लड को लेकर के आना जो ऑक्सीजन रिच होता है, और वेन का काम होता है ऐसे ब्लड को लेकर के आना, मतलब लेकर के जाना जो CO2 रिच होता है, ठीक है। अब बॉडी में जब ब्लड आती है तो आर्टरीज के थ्रू आती है, और जब ब्लड को बॉडीज मतलब किसी टिश्यू के पास, और जब किसी टिश्यू से ब्लड जा रही होती है, अपना CO2 जब वो टिश्यू डाल देता है ब्लड के अंदर, और जब वो ब्लड जा रही होती है हमारे हार्ट में, ठीक है, तो वो बेसिकली जो वहां पर ब्लड वेसल्स होती है उनको वेन कहा जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे जब हम लोग 11th क्लास का फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो सब बताऊंगी मैं। शायद तुमको ये बात पहले समझ में आ गया होगा कि आर्टरी जो O2 रिच ब्लड लेके आए,
वेन जो CO2 रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। अब नॉर्मली ये होता है, पर अम्बिलिकल कॉर्ड के भीतर ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन होता है। यहाँ की जो आर्टरीज होती हैं वो CO2 रिच ब्लड को कैरी करती हैं, और जो वेन होते हैं वो O2 रिच ब्लड को कैरी करते हैं। ये उल्टा चलता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ही एक्सेप्शन एक जगह और एग्जिस्ट करता है बॉडी में, जहां पर आपका लंग्स का बात हो रहा था, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज होता है, समझ में आई ये वाली बात, ठीक। अब यहाँ पर और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो 100% फीटल टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें कहीं से भी मैटरनल पार्ट नहीं है। देखो मैटरनल पार्ट ये वाला हिस्सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन था कहीं पर, मैंने शायद देखा था, पढ़ रही थी मैं तो, ठीक है। तो कहीं पर मैं सवाल में कर रही थी तो मुझे नजर आया था कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड 100% फीटल टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें मैटरनल पार्ट का कोई भी हिस्सा नहीं शामिल होता है, तो ये ध्यान पर रख लेना, तुम लिख लेना कॉपी में इसको। और ये प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है इम्ब्रियो से, है ना, तो वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। क्या होता है फंक्शन प्लेसेंटा का, क्या क्या काम करता है, बहुत सारे काम तो तुम समझ भी चुके हो। पास द फूड, न्यूट्रिशन को पास करेगा मदर बॉडी से बेबी के पास, ठीक है। और डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। जो बच्चा है उसके बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन डेवलप नहीं है, तो बच्चा बहुत कुछ, उसको सारा फूड कैसा चाहिए, डाइजेस्टेड चाहिए, करीबन करीबन, तभी वो उसको एब्जॉर्ब कर सकेगा, ठीक है, और उसको उसके बॉडी में इस्तेमाल करा सकेगा। वो उसके पास डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अभी ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं। तो जो प्रोटीन आती है मदर बॉडी से, वो प्रोटीन ये प्लेसेंटा जो है इसका, खास करके जो ट्रोफोब्लास्ट वाला जो लेयर होता है, वो डाइजेस्ट कर देता है। पहले डाइजेस्ट करने का सिंपल मतलब होता है तोड़ देना, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना सिंपलर फॉर्म में, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन इजी हो जाए। समझ पा रहे हो बात को? तो ये प्लेसेंटा जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह एक्ट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। जब फीटल ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना होता है प्रोटीन, तो ट्रांसपोर्ट होने से पहले ही उसको डाइजेस्ट करके और तब ट्रांसपोर्ट करता है, ताकि बच्चे को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा गैसेस को पास करने में भी हेल्प करता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही, जो कोरियोनिक विलाई है उसके थ्रू ही गैसेस जो एक्सचेंज हो पाती हैं, तो गैसेस एक्सचेंज में भी O2 CO2 के एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। N2 वेस्ट को भी पास कराता है। ये वेस्ट उल्टा चलता है ना, बच्चे से मदर में जाएगा। अब तक सब कुछ मदर से बच्चे में आ रहा था, ये चीज बच्चे से मदर में जाता है, ठीक है। और ग्लाइकोजेन को भी स्टोर करता है। प्लेसेंटा बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लाइकोजेन स्टोर कर लेता है, ठीक है। और ग्लाइकोजेन स्टोर करके रखता है जब तक लीवर नहीं बन जाता है, तब तक ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, लिपिड ये सब स्टोर करके रखता है, ठीक है। इवन इसीलिए तुमने देखा होगा फीमेल का प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज्यादा बॉडी वेट बढ़ जाता है, ठीक है। एक तो बॉडी में इतना कुछ स्टोर रहता है, अगर फीमेल की बॉडी में सफिशिएंट वो चीजें ना ले खाने पीने में अपने, तो उसके बॉडी में किसी चीज की अगर कमी हुई तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसकी बॉडी में बहुत सारे तरह की चीजें वो खाने पीने में भी लेती है, और ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, लिपिड का स्टोरेज यहाँ पर पूरा भरा पड़ा रहता है, ठीक है। और बॉडी वेट इस वजह से भी बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आई थिंक तुमको सारा का सारा बात समझ में आ गया होगा। अब मैं एक आखिरी चीज बता देती हूँ। प्लेसेंटा कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको भी लिख दिया है, इसको जरा समझ लो। देखो जरा, प्लेसेंटा जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और कुछ कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि इंडोक्राइन ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहा है, तो कुछ हार्मोन्स जो सिक्रेट कर रहा है उनके मैंने नाम लिख रखे हैं। जैसे पहला हार्मोन है ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन मिलकर के बेसिकली एंडोमेट्रियम लेयर को सही से रखने में हेल्प करते हैं, उसकी मेंटेन उसको करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तीसरा जो हार्मोन है वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तुमने पहले ही देख रखा है इस हार्मोन को, HCG कहते हैं इसको। ये हार्मोन जो होता है ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब उसको अब 14 दिन के बाद मरना नहीं होगा, उसको अब 2.5 से 3 महीना जीना पड़ेगा, तो मेंटेन तो करेगा ही, साथ में उसको स्टिमुलेट करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि जब HCG आता है तो कॉर्पस लुटियम बहुत ज्यादा सेल डिवीजन करता है, खूब खुश हो जाता है और खूब सारा सेल डिवीजन करता है, ताकि अधिक से अधिक प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट कर सके। इसका मतलब है कि एक नॉर्मल जो वुमन होगी उसके बॉडी में जितना भी प्रोजेस्टेरोन मिलेगा उससे कई गुना अधिक अमाउंट मिलेगा प्रोजेस्टेरोन का, जो एक फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर लिख रखा है, स्टिमुलेट एंड मेंटेन द कॉर्पस लुटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन अंटिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। एक और हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, HCS कहते हैं इसको। ये हार्मोन जो है इसका पहले नाम हुआ करता था ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड एक लिखा हुआ है लैक्टोजेन। ये वर्ड जो है ना, ये सुनकर के साउंड करता है हम लोग को, है ना, मतलब ये वर्ड कैसा साउंड करता है कि दूध के बारे में बात चल रहा है। अब समझो इस बात को। पहले तो ये मार्केट में ना पाउडर वाला जो दूध आता है उसमें एक दूध का कंपनी का नाम भी है शायद, ठीक है, लैक्टोजेन, है ना, तो उससे ही मालूम चल जाता है। और बाकी ऐसे तुमको याद तो करना पड़ेगा, तुम भी समझते हो। करता क्या है ये
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड को और ज्यादा स्टिमुलेट करता है कि अपने साइज को बढ़ा ले, एल्वियोलाई का जो साइज है वो इंप्रूव हो जाता है ताकि अधिक से अधिक मिल्क को स्टोर किया जा सके, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड का एक्चुअल काम तो उस टाइम में शुरू होता है जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल की, है ना, उसके अलावा तो मेमोरी ग्लैंड का कोई यूज रहता नहीं है। तो उस टाइम में मेमोरी ग्लैंड जो है वो और ज्यादा स्टिमुलेट करता है उसको, ताकि उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ और ज्यादा हो जाए, और भी ज्यादा साइज में बड़ा हो जाए, ताकि उसमें दूध अधिक से अधिक स्टोर किया जा सके और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराया जा सके। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, समझो जरा, ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है, सबसे आखिरी में आता है, पार्चुरेशन में हेल्प करता है। करता क्या है, हमारे कमर के नीचे, ठीक है, मतलब हमारे कमर वाले पोर्शन में जो बोन होता है, एक बोन होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जब बोन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी वहां पे। ठीक है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है इसको थोड़ा सा क्या करता है, ढीला कर देता है रिलैक्सिन हार्मोन, जिससे डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। बच्चा जब पुश लगा करके निकलने की कोशिश कर रहा होगा तो वो चीज बड़ी आसानी से हो पाएगी। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि फैसिलिटेट द पार्चुरेशन ऑफ सॉफ्टनिंग द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को सॉफ्ट करता है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस की होती है, ठीक है, ताकि डिलीवरी इजिली हो सके। तो ये कुछ चीजें जो थी वो प्लेसेंटा के बारे में थी, और ये सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है, और नोट करने के बाद फिर एनसीईआरटी डेफिनेटली रीड करना है। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आखिरी एक लेक्चर बचा हुआ है, लेकिन ये सारा कुछ नोट जरूर कर लेना। ये नहीं कि मैम ने करवा दिया अब उसको फोन में ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। कॉपी में इसको नोट कर लेना, सारा फोटो बैठ करके पेंसिल और इरेजर ले लेना, कुछ कलरफुल पेन ले लेना और उससे बना करके देखना। इससे तुम्हारा जो एक परसेप्शन है, जो तुम्हारा एक जो इमेजिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फोटो बनाने के बाद। समझ रहे हो बात को? बायोलॉजी क्या पढ़ा जब फोटो ही नहीं बनाया तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। थैंक यू।